आखिर जो 30-40 फोर व्हीलर चलते हैं इनकी बचत होगी ना, उससे तेल बचेगा ना। कैसे कंट्रीब्यूशन हम सब कर सकते हैं, ये आज की हमारी चुनौती, और हम उस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है और बदलते हुए गोरखपुर को भी देखा है। याद करिए ना क्या स्थिति थी आज से पहले। आज से पहले 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खतरा नौनिहालों के लिए। बच्चा पैदा होता था, मां और पिता दोनों चिंतित होते थे कि नौ की बीमारी या इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से बच्चे को कैसे बचाएं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई का संकट, बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता था, अब रोजगार का संकट। नौकरी रोजगार के लिए यूपी के बाहर जाना है तो पहचान का संकट। कहीं बाहर कहीं काम धंधा शुरू किया भी तो पता लगा कि घर की पुश्तैनी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया। विकास ना, बिजली नहीं, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं, व्यापारी से गुंडा टैक्स, चिकित्सक भयाक्रांत, बेटियां असुरक्षित रहती थीं, दंगा, अराजकता, कर्फ्यू, ये यूपी की पहचान थी। आज तो नहीं है। आज न दंगा है, न कर्फ्यू है, न अराजकता है, न अव्यवस्था है। आज तो विकास है। जिस मार्ग से चलेंगे या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी या कनेक्टिविटी बन रही होगी। जब बनेगी थोड़ा बहुत परेशानी उस समय होगी, लेकिन सामान्यतः वह एक बेहतरीन स्थिति पैदा करेगा। फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, आपके ठीक पश्चिम में जाके देखिए, आज चल रहा है। एम्स गोरखपुर में नहीं था, आज एम्स गोरखपुर में है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, उपचार क्या करता, आज बेहतरीन सेवा दे रहा है। आज हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी है। अकेले गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगे हैं और लगभग इतने और लगने जा रहे हैं। 15,000 करोड़ का मतलब लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। ये सभी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिला। इतने नौजवान पहले बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे। आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए। याद करिए, आज जो नौजवान 20 वर्ष का होगा, 22 वर्ष का होगा, आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले वह 11-12 वर्ष का रहा होगा। उसको पता नहीं रहा होगा, भूल गया होगा। आज जो 18 वर्ष का होगा, 9 वर्ष पहले 9 वर्ष का रहा होगा। 9 वर्ष की बुद्धि क्या होती है बेचारे की? 3री-4थी क्लास का छात्र। अगर आप वर्तमान पीढ़ी को बताएंगे नहीं कि 9 वर्ष पहले क्या था, आज क्या परिवर्तन हुआ है, तो हमारी
पीढ़ी भूल जाएगी कि अराजकता क्या होती है, गुंडागिर्दी क्या होती है, ये जातिवाद क्या होता है, ये क्षेत्र और भाषावाद क्या होता है, ये कर्फ्यू क्या होता है, ये तुष्टीकरण की नीति का खामियाजा इस देश को कैसे भुगतना पड़ा है, ये क्षेत्रीय दल कैसे शोषण कर रहे हैं, देश के साथ कैसे विश्वासघात कर रहे थे। अभी आपने बंगाल के अंदर के परिणाम को देखा होगा। बंगाल, पूरा देश अभिभूत है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने पर, क्योंकि बंगाल में आज सुरक्षा का माहौल बना है। रहे आप गोरखपुर में रहे हैं, रहने के लिए कोई मुंबई में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई सूरत में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, लेकिन वह खुश है कि बंगाल का भाई भी अब सुरक्षित हो गया है, अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा वहां पर भी। क्योंकि क्षेत्र के लिहाज से हम अलग अलग प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा हम सबकी एक है, देश प्रथम है, देश प्रथम है, देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। और नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना, अपनी वर्तमान पीढ़ी को अतीत से भी अवगत कराना इसलिए आवश्यक है। रामायण और महाभारत के साथ साथ 10 वर्ष पहले तक की क्या स्थिति थी, क्या अराजकता थी, क्या अव्यवस्था थी, कैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता था, इन सब को चर्चा परिचर्चा का विषय अगर हम बनाएंगे तो वर्तमान पीढ़ी मानसिक रूप से तैयार होगी कि फिर से उस अभिशाप को, जिसने पहचान के संकट के दौर से में गुजारा था, जिसने हम सबके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिसने हमारे रोजगार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, इस राज्य के सामने पहचान का संकट खड़ा करके भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था, उन लोगों को, उस अभिशाप को फिर से यूपी के ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जिस दिन ये संकल्प यूपी के हर प्रबुद्ध जन का हो जाएगा, मेरा मानना है यूपी का नौजवान उठ खड़ा होगा और उसको कोई गुमराह करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई उसको गुमराह नहीं कर पाएगा। क्षणिक स्वार्थ के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उसको समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से भटकाना, ये देशद्रोह है। और हमें देशद्रोह की छूट किसी भी संगठन, किसी भी संस्था को नहीं देनी चाहिए। इस समाज के प्रबुद्ध जनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसीलिए इस जिम्मेदारी के लिए आपके पास हम लोग आए हैं। आप लोग अपने मोहल्लों में, अपने आसपास, अपने परिवार में इन चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाइए। बताइए उनको मोदी जी के पहले क्या था, मोदी जी के बाद परिवर्तन जो आया है। आप मुझे बताइए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, तेजी के साथ भारत की नई पहचान बनी, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा। और यूपी में डबल इंजन सरकार आने के बाद कर्फ्यू मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, और अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य राम मंदिर का निर्माण। क्या ये हो पाता अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं हो पाती? तो अपनी पीढ़ी को सौभाग्यशाली मानो कि इस लोक में तो आप अभिभूत हैं ही, इस लोक के बाद भी आप बता सकते हैं कि हमारे सामने प्रभु का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, ये बता सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 1965 में भारत के एक प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था कि अमेरिका ने गेहूं बंद कर दिया था भारत का, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया था। भारत में गेहूं का उत्पादन उतना नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा था एक समय व्रत रखो, और भारत के लोगों ने व्रत रखा था।
एक समय व्रत रखा था। हर परिवार में सप्ताह में एक दिन व्रत रखता था परिवार। और मैं देखता हूं ये व्रत रखने की परंपरा तब से जो चली, भारत के आरोग्यता का कारण भी बनी। भारत आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आज भारत को किसी से गेहूं, चावल, दाल, तेल, सब्जी, फल इसके लिए निर्भर नहीं होना पड़ता है। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान को सुविधा मिले, अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पादन आज के दिन पर कर सकता है। यह ताकत है हमारी, और उसी ताकत के लिए हम सबको तैयार होना होगा। आने वाली चुनौतियां हम सबके सामने आएंगी, और चुनौती मनुष्य के सामने ही आती है। हमें उससे भागना नहीं है, उसमें हताश और निराश भी नहीं होना है, उसका मुकाबला करना है। उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग ईंधन की बचत करने में योगदान दें। नगरीय क्षेत्र में हमारा प्रयास होना चाहिए, एलपीजी की कालाबाजारी हर हाल में रुकनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी होनी होगी। लेकिन प्रबुद्ध जनों का भी दायित्व बनता है कि वे बोले, जो गलत कर रहा है उसको चेतावनी भी दे दे, और नहीं तो प्रशासन की कार्रवाई करवा दे। हमारा प्रयास होना चाहिए पीएनजी के कनेक्शन के लिए हम आवेदन करें, स्मूथ कनेक्शन मिल जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था के साथ हम जुड़ेंगे और अच्छे परिणाम उसके आ सकते हैं। जितनी आवश्यकता है, अगर ईंधन की ज्यादा क्राइसिस आती है, घर में भोजन के आइटम कम हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि 56 व्यंजन बनने ही बनने हैं, वह कम भी हो सकता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, सिटी बस सेवा है, हम प्रयास करें एक दिन, सप्ताह में एक दिन, 2 दिन ऑफिस जाने के लिए, किसी सरकारी कार्यक्रम में जाने के लिए, किसी बाजार को जाने के लिए अपनी कार, अपनी बाइक ले जाने की बजाय उस सेवा का उपयोग करें, सामूहिक रूप से करें, अच्छा परिणाम आ सकता है। कुछ तो पहल हो, कुछ तो पहल होनी चाहिए, और उस पहल में हम भी कह सकते हैं फिर कि देखिए मेरे देश के सामने चुनौती आई थी, मैं भी उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक अच्छा मॉडल देने की दिशा में हम भी आगे बढ़े हैं, और उस मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, प्रबुद्ध जन इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? ये एलपीजी की आ सकती है, ये डीजल पेट्रोल की आ सकती है, ये किसी भी अन्य क्षेत्र की आ सकती है। और जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए। एकदम समाज के, मोहल्ले के वासियों की तरफ से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई को, राप्ती नगर मंडल इकाई को हृदय से बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भीषण गर्मी में इतने प्रबुद्ध जनों को आप सब ने यहां पर एकत्र किया है। मैं यहां के पार्षद को, मंडल अध्यक्ष को, मंच पर उपस्थित हमारे जो प्रबुद्ध जन है, प्रोफेसर राम नरेश दुबे जी, डॉक्टर राधा जीना जी, श्री वशिष्ठ मिश्रा जी, श्री प्रमोद मातनहिलिया जी और अन्य यहां पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आज यहां पर आए। विकास की भी
प्रक्रिया के साथ आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमें करना है, इन चुनौतियों से भी आप सब वर्तमान की चुनौतियों के साथ, देश के साथ मिलकर के, कंधे से कंधे मिलाकर के समाज को एक नया मार्गदर्शन देंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हम सभी को पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। अब मैं इस कार्यक्रम के आभार ज्ञापन के लिए इस मंडल के अध्यक्ष श्री प्रशांत विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आवें और सभी के प्रति आभार ज्ञापन करें। श्री प्रशांत विश्वकर्मा जी। महानगर गोरखपुर शहर विधानसभा मंडल राप्ती नगर प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आज के कार्यक्रम में श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथिगण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में मंडल से आए हुए सभी प्रबुद्ध वर्ग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।